हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी को कवर किया था, इसके सभी कॉन्सेप्ट और फार्मूले को हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में इन सभी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे, कैसे सॉल्व होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? हमको किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, हमको दिया गया है कि उनमें से एक बच्चा हमारा बॉयज़ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बच्चे हमारे बॉयज़ हों। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें एक कंडीशन दिया है, जो कि दिया है कि इसमें से एक बच्चा ऑलरेडी बॉयज़ है, ऐसा हमको पता है। तो ये जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि हमको एक कंडीशन दिया है कि एक लड़का उसमें से बॉयज़ है, ये हमको पहले से पता है। अब हमको पता क्या करना है कि दोनों लड़के फैमिली में बॉयज़ हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। लेट बी डिनोट बॉयज़ एंड जी डिनोट गर्ल, देन द सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज। हमने यहाँ इसके सॉल्यूशंस को लिख लिया है ताकि आपको सिस्टमेटिक ढंग से इसका सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसे लिखने में काफ़ी टाइम जाता, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, हमने यहाँ बी को बॉय से डिनोट किया है और जी को गर्ल से डिनोट किया है। तो हमने सैम्पल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा है। तो हमारे 2 बच्चे हैं, तो या तो पहला बॉयज़ हो सकता है, दूसरा बॉयज़ हो सकता है, यानी दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, या पहला गर्ल हो सकता है, दूसरा बॉयज़ हो सकता है, या दूसरा बॉयज़ हो सकता है, पहला बॉयज़ हो सकता है, दूसरा गर्ल हो सकता है, या दोनों के दोनों बॉयज़ हमारे मतलब चिल्ड्रन हमारे गर्ल हो सकते हैं। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस हो गया। ठीक है, तो हमारे सैम्पल स्पेस में कितने इवेंट हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे 4 इवेंट्स हो गए। अब हमने क्या किया, लेट ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स वेयर ई डिनोट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़। हमने एक इवेंट ई डिफ़ाइन किया है जो कि डिनोट कर रहा है कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो बॉयज़ हैं, और एफ एक इवेंट डिनोट कर मतलब हमने माना है जो कि डिनोट कर रहा है उनमें से एक कोई लड़का मतलब बॉयज़ है। ठीक है, ये हमने 2 इवेंट्स डिफ़ाइन कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको क्या है, ई इक्वल टू जो हमारा होगा, ये इवेंट ई के लिए जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा क्या होगा, हमने लिखा है बोथ, दोनों यानी लड़के होने चाहिए। तो ये हमारे केवल एक ही, यही एक कंडीशन है इस पूरे सैम्पल स्पेस में। तो इवेंट ई के लिए हमारा जो स्पेस सैम्पल स्पेस होगा ये होगा केवल एक, दोनों बॉयज़ होने चाहिए। एफ़ के लिए क्या होगा, एटलीस्ट 1 बॉयज़ होना चाहिए, कोई एक। तो या तो दोनों हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक बॉयज़ होने चाहिए। तो या तो दोनों हो सकते हैं, या एक इधर गर्ल बॉयज़ या बॉयज़ या गर्ल, मतलब पहले गर्ल हो या बॉयज़ बाद में हो, या बॉयज़ पहले हो गर्ल बाद में हो। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, ये दोनों बॉयज़ वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने इवेंट हैं, एक इवेंट है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना होगा। तो क्या करेंगे, हमारा देखो सैम्पल स्पेस इसमें कितना है, 3 है, 3 इवेंट है इस सैम्पल स्पेस में एफ के। तो 3/4, 4 क्यों, क्योंकि 4 हमारा टोटल सैम्पल स्पेस है। ठीक है, 3/4 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इसमें केवल एक ही इवेंट है ई इंटरसेक्शन एफ में, तो 1/4, 4 क्यों, 4 क्यों, टोटल सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। ठीक है, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी एफ यानी दिया है कि एटलीस्ट 1 बॉयज़ हो, ये दिया गया है। हमको पता करना है कि दोनों हमारे बॉयज़ हों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ हमको फाइंड करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया है। सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, हमारा 1/3 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है
एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स. 2 balls are drawn from urn one after the other without replacement. ठीक है. What is the probability that both drawn balls are back? हमको कोई हमारा बैग है, अर्न है, जिसमें 10 ब्लैक हैं और 5 वाइट बॉल हैं, और हमने 2 बॉल को उसमें से निकाला है एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट से. ठीक है. तो हमको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन ब्लैक, मतलब हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारे दोनों बॉल निकाले गए हैं वो ब्लैक होगी. ठीक है. तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं. लेट ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स दैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक रिस्पेक्टिवली. ठीक है. ई और एफ हमने 2 इवेंट्स को डिफाइन कर लिया है, जहाँ पर ई हमारा फर्स्ट ड्रॉ पे ब्लैक बॉल से ड्रॉ हो रहा है और एफ जो हमारा हो रहा है सेकेंड ड्रॉ पे बॉल ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों के दोनों बॉल हमारे ब्लैक हों. ठीक है. तो ये यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नाउ प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ. हमको प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है, क्या निकाला है कि ब्लैक बॉल हमारा फर्स्ट ड्रॉ में आया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो ई क्या होगा, 10/15. ठीक है. हमने दोनों अर्न में से जो ई का वैल्यू था वो रखा अपन टोटल जो हमारे मतलब बॉल थे 15 थे, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई. ठीक है. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक गिवन दैट द बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ इज ब्लैक. अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे जो सेकेंड बॉल ड्रॉ हो रही है वो भी हमारी ब्लैक हो, जबकि दिया गया है कि हमारा फर्स्ट ड्रॉ में हमारा जो बॉल निकला है वो ब्लैक निकल चुका है. ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई. ठीक है. तो क्या हुआ है, सिंपली 9/14, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक इसमें से निकल जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसमें से भी एक कम हो जाएगा हमारा होल सैंपल स्पेस में से, तो 9/14 हो गया. अब बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी हैव, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या होता है, ये हम पिछले क्लास में देख चुके थे फार्मूला. प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई. ठीक है. हमको यही चाह रहा था, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा दिया. अब हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू फाइंड कर रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई भी निकाल चुके हैं. सिंपली दोनों की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया, और हमारा सॉल्यूशन जो आया आंसर 3/7. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल. ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट. हमको दिया गया है कि कोई डाइस थ्रो किया गया है और ई कोई इवेंट है जो कि डिनोट कर रहा है नंबर अपीयरिंग द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो डाइस थ्रो करने पर हमारा नंबर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. एंड एफ जो इवेंट डिनोट कर रहा है वो नंबर अपीयर होना चाहिए इवन, मतलब जो हमारे नंबर आने चाहिए वो इवन होना चाहिए. तो बताना है कि क्या ई और एफ 2 इवेंट जो हैं हमारे इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. हमने पहले इसके लिए क्या किया, सिंपल सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लिया. डाइस में हमारे टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ये हमने हमारा सैम्पल स्पेस हो गया. अब हमको क्या करना है, ई को यानी इवेंट ई का सैम्पल स्पेस डिफाइन करना है, तो जो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. तो क्या आएगा, 3 और 6 यही 2 मल्टीपल होंगे. एफ़ क्या होगा, इवेंट एफ़ के लिए हमने सैम्पल स्पेस डिफाइन किया है जो कि इवन होने चाहिए, तो 2 4 6 ये हमारे इवन नंबर हैं. अब हमने क्या किया है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया है, प्रोबेबिलिटी यानी ई इंटरसेक्शन एफ लिया है, इक्वल टू 6 हमारा आ रहा है दोनों में कॉमन. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा, ये 2 कितना था 6 था, ये टोटल 6 होगा, तो ये वो सॉल्व किया 1/3 हो गया. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/6 था तो 1/2 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाला यानी 1/6. ठीक है.
अब क्लियरली हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। हम पिछले क्लास में इसके डिफिनीशंस को देखे थे, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो हमने सिंपली क्या किया है, फार्मूले में इसको वैल्यू पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पुट किया, चूँकि दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/6, जो कि 1/6 पी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये इसलिए हमारे ई और एफ जो दो इवेंट हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 4। बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while bag second contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag second. हमको कोई दो बैग दिए हैं, बैग फर्स्ट एंड बैग सेकेंड। बैग फर्स्ट हमारा कंटेन कर रहा है 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल को, जबकि बैग सेकेंड हमारा कंटेन कर रहा है 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल को। तो हमको दिया है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम, हमको ने एक बॉल एट रैंडम सेलेक्ट किया है, ठीक है, किसी भी बैग से, वन ऑफ द बैग किसी भी बैग से, एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, वो पाया गया कि वो बॉल जो हमारा निकला है वो रेड है। तो हमको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकेंड। हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा ये रेड बॉल सेलेक्ट हुआ है वह सेकेंड बैग से आया है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेस थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, कि हमारा कुछ बैग्स दे दिए रहेंगे, उसमें से बॉल वगैरह निकालना रहेगा और पूछा जाएगा कि आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्स्ट बैग से निकाला गया या सेकंड बैग से निकाला गया। ज़्यादातर ये क्वेश्चन सब जो होते हैं इस तरीके के वो बेस थ्योरम पर लगते हैं। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ द चूजिंग बैग फर्स्ट एंड E2 बी द इवेंट ऑफ द चूजिंग बैग सेकेंड। हमने E1 और E2 दो इवेंट डिफाइन कर लिया है। जो इवेंट हमारा है वो बैग फर्स्ट को चूज करने को डिनोट कर रहा है और E2 हमारा बैग सेकेंड को चूज करने को डिनोट कर रहा है। और ए बी द इवेंट ऑफ ड्राविंग ए रेड बॉल, और हमने ए कोई इवेंट डिफाइन किया है जो कि डिनोट कर रहा है कि जो बॉल ड्रा हो रहा है वो हमारा रेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन प्रोबेबिलिटी E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे दो बैग हैं तो दोनों के सेलेक्ट होने के बराबर चांस हो गए हैं, तो यानी 1/2 हाफ हो गया ना। अब क्या है प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वह हमारा जो रेड बॉल ड्रा हो रहा है वो बैग फर्स्ट से आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7 होगी, ठीक है, 3/7 यानी दोनों को हमने जोड़ दिया। टोटल इवेंट अपन हमको रेड चाहिए था तो 3/7 हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, ठीक है। दिया है कि ये ए गिवन है मतलब इवन है, मतलब हमारा जो बॉल सेलेक्ट हो रहा है वो रेड होना चाहिए और फर्स्ट बैग से आना चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड। अब हमने सेकेंड बॉल जो ड्रा किया है वो सेकेंड बैग से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो होगी 5/12, अरे सॉरी 5/11, यानी सेकेंड बैग में हमारा रेड जो संख्या है पूरा 5 है और टोटल हमारे जो बॉल्स हैं 6 + 5 11, तो 5/11 ये हो गई प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड बीइंग गिवन दैट इट इज़ रेड। अब हमको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी ड्रा करने की बॉल की बैग सेकेंड से, जबकि दिया गया है कि वह बॉल हमारा रेड होना चाहिए, ठीक है, वो क्या है इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E2 गिवन ए, ठीक है, यानी हमारा जो गिवन ए है यानी रेड बॉल होना चाहिए और वो हमारा सेकेंड बैग से निकलना चाहिए वो बॉल, ठीक है। तो हमने बेस थ्योरम में देखा था, वैसे तो इसका फार्मूला देखते हैं। बाय यूजिंग द बेस थ्योरम वी है प्रोबेबिलिटी E2 गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 की होल अपॉन
प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E2। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था बेस थ्योरम की डिफिनीशन और फार्मूले, तो अगर वहाँ पर हमने अगर फार्मूले में आई की जगह अगर 2 ले लें तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा हमारा। ठीक है, तो सिंपली हमने सभी वैल्यू निकाल लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा क्या होगा 1/2 जो कि हमने यहाँ लिखा है, इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 हमने यहाँ पर निकाल लिया है, 5/11 था हमने पुट कर दिया है। सिमिलरली इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। प्रोबेबिलिटी A गिवन जो कि 3/7 है हमने रख दिया यहाँ पर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 जो कि हमारा है 5/11 हमने इसको रखा। सिंपली इसको कैलकुलेशन सॉल्व किया जो कि हमारा आया 35/68। ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको सभी जो एग्ज़ाम्पल थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर, बेस थ्योरम पर सभी आपको क्लियर हुए होंगे। आपको मन में ये सवाल हो रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा कंडीशनल पर होगा, कौन सा बेस पर होगा। तो ये बेसिकली जैसे कि हमने अभी बताया कि बेस थ्योरम पे अक्सर दे देगा कि कुछ बैग हैं, 1-2 बैग हैं हमारे, कुछ उसमें बॉल्स हैं, तो उसमें बता देगा कि हमने फर्स्ट बैग से ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि हमारा गिवन बॉल हमारा दिया है कि ये रेड है या ब्लैक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बेस थ्योरम से लगेंगे। और कंडीशनल में होता है कि हमें कोई कंडीशन दे दिया रहेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन में हमने देखा था कि 2 बॉयज़ थे और हमको पता है कि उनमें से एक हमारा लड़का है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बॉयज़ ही हों। तो इस तरीके की जो कंडीशंस अगर दी रहेगी तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगी। और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा सवाल किस थ्योरम पर या किस फार्मूले पर लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।